नमस्कार, मैं धात से अर्चना। एक बार फिर आप सबके बीच हूँ एक और बहुत अहम मुद्दा लेकर, उत्तराखंड का। उत्तराखंड जिसका 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्षेत्रफल वन का है। उत्तराखंड जहां हिमालय है, जो ना केवल भारत या एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमालय, उत्तराखंड जो घर है बहुत सारे वन्य जीवों का, जहां वन संपदा है, जहां कई सारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक ऐसा उत्तराखंड जहां के लोग पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी कहलाते हैं। लेकिन पहाड़ के ये लोग कुछ परेशान हैं। क्यों? उसी बारे में बात करने के लिए आज हम ये लाइव करने जा रहे हैं। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि पिछले कुछ समय में, कुछ वर्षों में जंगली जानवरों और विशेष करके गुलदार, उसके हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। न केवल पहाड़ के क्षेत्रों में बल्कि अब उन्होंने शहरों के आसपास भी दस्तक दी है। इसका क्या कारण है कि गुलदार आए दिन मासूमों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अपना निवाला बना रहा है। और ये समस्या ना केवल उत्तराखंड की है। अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश के कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा या अन्य राज्य, जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन गुलदार के ये मामले, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा वन संपदा वाला क्षेत्र है, वन संपदा वाला राज्य है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, वो वन्य जीवों के साथ कैसे रहें, कि वो वन्य जीव भी खुशहाली के साथ रहें, उन्हें भी समस्या ना हो। और जो आम आदमी, जो उत्तराखंड का आम वासी, उत्तराखंडी, चाहे वो पहाड़ पर रह रहा है चाहे मैदानों पर, शांति के साथ रह सके। इसी पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आज कुछ विशेष अतिथि भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी सुधीर सुंद्रियाल जी को। आपने कृषि बागवानी में विधिवत शिक्षा ग्रहण की है, जल संरक्षण पर भी आप काम कर रहे हैं। पोखरा पौड़ी गढ़वाल के सुधीर सुंद्रियाल जी संस्थापक है भलू लग्दू और फील गुड चैरिटेबल ट्रस्ट के। आपकी दो मुहिमें, विशेष करके गुलदार भगाओ पहाड़ बचाओ और बंजर खेत आबाद करो मिशन पर आप जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अनु पंत जी। अनु पंत जी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं। आपका समाचार पत्र टेपिंग.com काफी चर्चित है। आपने भी LLB में लॉ में शिक्षा प्राप्त की है और आप बहुत ही मुखर सामाजिक कार्यकर्ता है। और आपने हाल ही में गुलदार के हमले से संबंधित एक PIL भी कोर्ट में फाइल की है। तो बहुत स्वागत है अनु जी आपका भी। धन्यवाद। आप सबसे पहले मैं सुधीर सुंद्रियाल जी, क्योंकि आप का ये जो मुहिम है पूरा, गुलदार बचाओ, गुलदार भगाओ पहाड़ बचाओ, इस पर आप बहुत समय से काम कर रहे हैं। तो ये पूरी क्या मुहिम है, विशेषकर जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि धात के लिए आप परिचित नाम है, धात के साथी हैं, काफी समय से धात के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन ये जो पूरी मुहिम है आपकी, इस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह का आपका काम, क्योंकि आप पहाड़ पर रहकर काम कर रहे हैं, किस तरह का आपका काम रहता है, मैं चाहती हूँ उन दर्शकों को भी आप जरूर इस बारे में बताएं। धन्यवाद अर्चना जी, और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। गुलदार भगाओ पहाड़ बचाओ की मुहिम हम जो है, गुलदार काफी पहले से था, लेकिन 2021 से बड़े मुखर रूप से हम जो है इसके विरोध में आए हैं कि गुलदार किसी भी तरह से भागना चाहिए। ये तब हुआ जब हमें आए दिन, मतलब कभी पहाड़ों में हमें लोमड़ियां दिखती थी, है ना, जिन्हें हम स्याल कहते थे, वो दिखती थी और बहुत सामान्य रूप में दिखती थी। लेकिन आज वो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सामान्य रूप में हमें गुलदार दिख रहा है। उसका आतंक इतना भयंकर है कि गांव के गांव खाली होने लग गए हैं। मेरे गांव में अभी हम 2 लोग हैं सवर्ण में और 2-3 जो है अनुसूचित जातियों में। और ये पूरे बेल्ट पे, हमारे चौबट्टा खाल बेल्ट में तो ये इतना ज्यादा हो गया है कि लोग, बल्कि हमारे गांव के पास ही एक गांव जनशून्य हो गया है। इस मतलब इतनी बड़ी विभीषिका, इतना बड़ा आतंक, दहशत गुलदार की है कि
मतलब लोगों ने अपना पशुपालन त्याग दिया है, बकरी पालन, पशुपालन जो भी होता था वो छोड़ के, और अब एक ही विकल्प बचा है कि हम किस तरह से पलायन करें, किस तरह से अपने बच्चों को, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को बचाएं। तो वो इस वजह से पलायन करने लगे। जब इतना सब कुछ अपने आसपास चल रहा है तो कोई भी इंसान जो है चुपचाप नहीं बैठ सकता है। और यही सोच के जो है 2021 हमने ये मुहिम चलाई है। 2021 की बात है, 10 जून 21 की बात है कि मेरे खेत से बड़ी इलायची की निराई कर रही हमारी काकी, हमारे गांव के एक काकी थी, और वो सबसे दबंग महिला थी इस क्षेत्र की। उसे गुलदार ने निवाला बना दिया था। तो तब से जो है उस दिन से हमने ये निश्चय किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर के और एक हम ये मुहिम चलाएं कि किसी भी तरह से इस गुलदार को, जो यहाँ रोजाना हर रोज दिख रहा है, उसे यहाँ से भगाएं। न जाने कितने अटैक उसके हो गए हैं। तो बस उस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास हो रहा है ताकि हमारे मवेशी, हमारे लोग, इंसान, सब लोग सुरक्षित हो सके, ये भय का वातावरण किसी भी तरह से थोड़ा सा कम हो सके, इसी मुहिम में लगे पड़े। जी बिल्कुल सर, और आशा करते हैं आपकी मुहिम रंग भी लाएगी। हालांकि जैसा हम समझ पा रहे, काफी लंबा अरसा हो चुका है और अभी भी वो गुलदार सक्रिय है। इसका मतलब बहुत ज्यादा एक्शन उस पर सरकार की तरफ से भी शायद नहीं लिया गया है। उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यही सवाल मेरा अनुपंत जी आपसे भी रहेगा, क्योंकि आपने एक PIL फाइल की है गुलदार के हमलों से ही संबंधित। मैं चाहती हूँ उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं, और क्या अब तक उसमें प्रोग्रेस हुई है उसकी भी हमें जानकारी दें। ठीक है, सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। देखिए, जैसे सुधीर सुंदरियाल जी ने बताया था, ये जो मिशन था इसमें लगभग हम लोग साथ में ही हम लोगों ने सड़क पे उतरे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुलदार के द्वारा मारा जा रहा है या किसी और जानवर के द्वारा मारा जा रहा है, ठीक है, मौत से नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि जब आप के एक पक्ष जो है यानी गुलदार, उसको आपने इतना स्ट्रेंथन कर दिया है किसी भी कानून ने कि अगर आप उससे अपने आप को बचाने के लिए उसे गोली मार दें, या आप बोलते हैं ना कुछ और जो प्रैक्टिसेस हमारे गांव की थी पहले की, अगर आप उनमें से कोई भी एक प्रैक्टिस कर लें तो आपको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी आप अपने आप को नहीं बचा सकते। आप वेट करें कि आपके घर में आए, आपके बच्चे को उठा के ले जाए गुलदार, और आप उसके बाद हाहाकार मचाए। हमें उस चीज से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तब और ज्यादा बिगड़ जाती है कि जब हम लोग जाते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर के पास। समीर सिन्हा जी के मैं नाम लेके अब मैं इसमें बात करूंगा, क्योंकि अब हम उस हालात में पहुंच चुके हैं कि अब या तो हमें सड़क पे उठ के लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग मर रहे हैं, या हम लोग मृत ही पाए जाएंगे। हम समीर सिन्हा के पास गए। डॉक्टर समीर सिन्हा का सीधा सा कहना यह था कि भाई हम लोगों के हाथ बंधे हुए, हम लोग ये कर नहीं सकते, मैं ये परमिशन नहीं दे सकता पिंजरा लगाने की जहां पर अटैक हो गए। आप समझ रहे हैं? मैंने ये बोला था कि हमारे यहाँ पर 2 बार अटैक हो चुके हैं, पिंजरा नहीं लगा है, फोन किया गया था पोखड़ा से, और साथ ही साथ में पोखड़ा में, सॉरी पोखड़ा ब्लॉक में, और मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये नौगांव खाल की बात है शायद, सॉरी सुधीर जी, विकास पांथरी, हाँ एकेश्वर ब्लॉक की, आई अपोलोजाइज, एकेश्वर ब्लॉक में विकास पांथरी प्रधान है, उनके यहाँ अटैक होता है, और वे एक चिट्ठी भी लिखते हैं। वो चिट्ठी लिखने के बावजूद भी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाती, इन लोगों के कानों तक वो खबर नहीं पहुंचती है कि भाई वहां पे पिंजरे की आवश्यकता है। हर बार पिंजरा लगाने के लिए क्या आपको मंत्री से लिखवाना पड़ेगा? और क्या हमारे यहाँ का आदमी हर बार मंत्री, हमारे यहाँ का आदमी DM तक नहीं पहुंच पाता साहब। यहाँ से DM के पास जाने के लिए भी, हमारे क्षेत्र से जाने के लिए भी उसको एक साइड का 1200 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आज अटैक हुआ है, या उस दिन का वेट करें जिस दिन DM वहां पे आएंगे। तो मंत्री की बात तो आप बहुत दूर की छोड़ दीजिए, और ये लोग तो मंत्री DM की भी नहीं सुनते। इसे आपदा भी, इसके बेसिस पे पैसा खाया जा रहा है। जंगली जानवर से बचाने के लिए फॉरेस्ट पैसा खा रहा है। लिंटाना घास को साफ करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग आई है, वो उससे लिंटाना कहां साफ करिए? जंगल के अंदर। तो हम लोगों की मृत्यु का कारण ये कानून, प्लस इन कानूनों के की आड़ में बैठे हुए फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो कि लगातार पैसा खा रहे हैं, हमारे नाम पे आया हुआ पैसा खा रहे हैं, उस करप्शन की वजह से ये मौतें हो रही हैं। तो इसीलिए राइट नाउ देयर इज अ कल्प्रिट हु इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आई। हमारे सीधे सीधे हमारी आंखों के सामने वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। यदि वो लिंटाना घासें साफ हो चुकी होती, यदि वो झाड़ियां साफ हो चुकी होती जो ये प्रोजेक्ट आए थे, तो हमारे इन जानवरों को छुपने की जगह नहीं मिलती। एक दिन की बात है, हम पौड़ी से आ रहे थे, DM साहब को चिट्ठी देके, सुधीर सुंदरियाल जी और मैं थे, और हम लोग आ रहे थे, तो घर के आने के रास्ते में हम लोगों को, अगर हम लोग गाड़ी में नहीं होते तो उस दिन हम में से कोई भी एक निवाला होता, क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे, बंद गाड़ी में थे, ठीक हमारे सामने से हो गया। हम लोगों ने उसको अपने घर के पास में, जिनके इनका गांव तो जो है वो तो ये बोल रहे हैं कि अपने गांव में ये 2 लोग रह गए, इनके आसपास के गांव सारे जनशून्य हो चुके हैं।
उनकी छतों में हमने वो गुलदार देखा है जब हम अपने घर की तरफ जाते हैं। मेरे गांव की तरफ में अगर जाओगे तो आपको 5 या 6 बजे के बाद में क्रॉस करता हुआ गुलदार आपको दिख जाएगा। अगर बाइक में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी खैर नहीं है, हर एक के पास गाड़ी नहीं है। 3 बजे के बाद में पहले भी हमारे यहाँ से अगर आप अपने पौड़ी से हैं तो आप मेरे गांव नहीं आ सकते थे, लेकिन आज आप फिर भी अगर कोशिश करें आने की तो आप घर पहुंचेंगे, इसकी कोई वो नहीं है। तो यहां से तो हमारी ये लड़ाई शुरू होती है, हम लोग जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में भी इसको पहुंचाने के लिए देखिए कई सारा डेटा चाहिए होता है। उस डेटा में हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि आज भी कई लोगों के यहाँ जहां मवेशी मारे जाते हैं, सबसे पहले मवेशियों से ये काम शुरू होता है। मवेशी मारे जाते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती, क्योंकि उस आदमी को रिपोर्ट लिखाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ जाता है। वो रिपोर्ट लिखाने के बाद भी जो सरकार बोलती है हम आपको पैसा देंगे, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमने कोर्ट में भी डाले थे, जिसमें कि 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक पैसा नहीं गया। एक आदमी के अगर एक गाय मर जाती है, आप ये समझिए उस गाय के बेसिस पे उसका खर्चा चलता है पूरे घर का, उसके बच्चे खाना खाते हैं उस दूध से, उस दूध के बिकने से, और वो मर जाने के बाद आप ये चाहते हैं कि 8 या 9 महीने तक वो ऐसे ही पड़ा रहे। एक आदमी जिसकी 26 बकरियां मारी जाती हैं, जिसने अपना सब कुछ लगा दिया था, 26 बकरियां मारी गई, उसको पैसा नहीं मिला कई महीनों तक। और फॉरेस्ट वाले वहां पे हाथ जोड़ के जब ये बोलते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम इन जानवरों को, हम बाघ को नहीं छोड़ेंगे, क्या कहे वो मारने की चेष्टा करेगा उसे? तो कहते हैं नहीं, आप इसको मत मारना, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी और उसको बचाने के लिए हम आपको जेल में डाल देंगे। हम इस तरह की स्थिति में जी रहे हैं। ये तो पुलिस प्रशासन, मैं बोलूं जो पुलिस एक्ट अंग्रेजों के समय था ना, उससे खतरनाक स्थिति में हम हैं आज। हमारे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, और आप उसका रिजोल्यूशन क्या देते हैं कि स्कूल की छुट्टी कर दें। अभी तक किसी को तड़प नहीं थी। तड़प कब हो रही है? जब देहरादून में बाघ आ गया। 6 महीने पहले मैं बोल चुका था कि 6 महीने पहले, अगर आप मेरे कहीं पे भी वो देखेंगे, 6 महीने पहले मैंने इनको बता दिया था कि अब ये इसकी तादाद इतनी हो चुकी है कि अब ये शहर में अटैक करेगा, और शायद आप लोग तभी जागेंगे जब ये शहर में अटैक करेगा। क्या कर रहे हैं इन्होंने? सबसे पहला काम क्या किया कि अपने ईगो के चलते, क्योंकि कोर्ट में इनको लताड़ पड़ी, कोर्ट में सचिव को लताड़ पड़ी, कोर्ट में इन उस पूरी ब्यूरोक्रेसी को लताड़ पड़ी, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम हंटर्स के लाइसेंस जो है वो रद्द कर देंगे। पैनल रद्द कर दिया इन्होंने हंटर्स का। अब उसके बाद एक चिट्ठी निकालते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट जो है उसमें अगर कोई हंटर है या अगर किसी के पास बंदूक चलानी आती है तो जाके हंटिंग कर ले। मैं आपको ये स्थिति इसलिए समझा रहा हूं कि आप ये देखिए कि जिनके हाथों में आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करेगा, वो किस तरीके से काम कर रहा है। हंटर्स का पैनल रद्द होता है। हंटर के पैनल को रद्द करने के बाद किन लोगों को लाया जाता है, कि किन लोगों को चिट्ठी दी जा रही है, पुलिस में दी जा रही है, यहाँ पे दी जा रही है, ये लोग हंटर्स हैं, आर दे दी हंटर्स? इनको कॉम्बिंग भी आती है, इनको पता है कॉम्बिंग क्या होती है, इनको ये भी पता है कि नर और मादा अलग अलग कैसे पता चलेंगे, इनको ये पता है कि किसी जानवर ने अगर किसी को मारा है तो वो लेपर्ड ने मारा है या टाइगर ने मारा है, दांतों के निशान से ही पहचान लेंगे। ये हंटर्स का काम है, या किसी फॉरेस्ट में किसी अनुभवी व्यक्ति का काम है। इनके पास वैसा कोई अनुभवी व्यक्ति है ही नहीं। उसके बाद चुप चुप के उन्हीं हंटर्स को बुला रहे हैं जो कि उन पैनल्स में थे हंटिंग करने के लिए। उत्तरकाशी में क्या हुआ मुझे बता दीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर सामने आके बताए कि किसने हंट किए। वो हमें तो पता है क्योंकि गांव के लोग बता देते हैं कि कौन था मारने वाला, लेकिन अखबारों तक में भी ये हिदायत दे दी जाती है कि इन लोगों का नाम मत डालिएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो सीधा जो सिचुएशन है, जो क्लियर सिचुएशन है, वो सामने आ रही है। उससे पता चल रहा है कि आप लोगों के जो डिसीजन थे वो गलत थे, और उन गलत डिसीजंस की वजह से हम मारे जा रहे हैं। 12 सूत्री मांग एक पेश की गई, हमने कोर्ट में पेश की है। उस पर शायद डिसीजन कब का आ जाता, परंतु यही डिपार्टमेंट कोर्ट में आंसर्स कुछ इस प्रकार से देते हैं, कहते हैं जी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप और हम तो ग्राउंड में है ना, हम तो देख रहे हैं कितना काम हो रहा है। एक कोर्ट में इन्होंने दी है कि हमने इतना काम किया है, ये नहीं बताया क्या काम किया, बस इतना बताया कि इतना काम किया है कि जिससे 60% जो है अटैक्स कम हो गए। और वो 60% कैसे हुए? इन्होंने शेर का भी उसमें अटैक जोड़ दिया, उन्होंने एलिफेंट का भी जोड़ दिया, उन्होंने सांप का भी जोड़ दिया, सबका जोड़ दिया। लेपर्ड के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मौतें हो रही। तो हम ऐसे डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब हाई कोर्ट में कई बार डांट खा चुके हैं। लेकिन वो जिद, वो ईगो, उससे हम लोग भिड़ रहे हैं। इस चीज को मैं लोगों के सामने ला रहा हूं कि हम किन से लड़ रहे हैं और कहां से। बड़ा इजी सा है, अगर हम लोगों को कुछ चीजें फॉर्मेटेड, ऐसी कुछ फॉर्मेट्स आ जाएं जिसकी वजह से, जैसे मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट में इससे पहले एक राजीव भर्तरी थे, उनसे बात हुई थी, तो ही वॉज एक्चुअली वेरी सीरियस, जो मुझे लगा, हालांकि मैं हमेशा उन लोगों के विरोध में रहा,
लेकिन मुझे लगा कि उन लोगों का प्रोजेक्ट ठीक थे। जो 12 सूत्री मांग आज गांव की तरफ से आई है, लगभग उसी तरीके का प्रोजेक्ट उनके पास था मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए। उसमें जो सेंसिटिव जोन्स थी उसकी बैरिकेडिंग, जो स्कूल जाने वाले रास्ते थे उसकी सफाई, वो क्षेत्र जहां पर ज्यादा ये जानवर है उसको उसका चिन्हित करना, उसको जल्दी से जल्दी चिन्हित करना और गांव के ही लोगों के साथ में इस पूरे प्रोजेक्ट को करना, ये उनके मिशन में था। अब तक कहां हुआ है? 3 साल हम लोग देख चुके हैं, चौथा साल ये शुरू हो चुका है। तो ये स्थिति अभी हाईकोर्ट में है। नेक्स्ट जो हमारी जो डेट है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो जो वहां पर वकील हैं, जो वहां पे बाकी के लोग हैं, ये भी सारे हमारे ही बच्चे हैं, या आपस में ही मतलब हम लोग एक सेगमेंट बना के काम करते हैं। तो उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए भी आगे आए, क्योंकि अपने ये सब तो ये तो दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं या देहरादून में पढ़ रहे हैं। ये लोग भावनात्मक रूप से एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इस पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जी, बिल्कुल सर। और वाक़ई में मतलब बहुत जटिल समस्या तो है ही, लेकिन ऐसे में विभागों की जो उदासीनता दिखती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कानून इस तरह के, अभी हम और भी जो कानून है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उन पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन धाद ने अभी हाल ही में एक शुरुआत की है हरेला गाँव की, जिसके तहत आज हम ये संवाद भी कर रहे हैं, हरेला गाँव संवाद, जिसमें हम एक हरेला गाँव की बात करें, एक गाँव जो आबाद हो, जो खुशहाल हो, जहाँ लोग हों, जहाँ खेती-बाड़ी हो, जहाँ के जो किसान हैं उन्हें अच्छा बाजार मिले, उचित मूल्य मिले, एक ऐसे खुशहाल गाँव की हम बात कर रहे हैं, हरेला गाँव की। हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, किस तरह का एक गाँव बने। लेकिन उसमें जो सबसे एक बड़ी रुकावट है या एक कठिनाई है, वो कहीं न कहीं ये आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ये भी है। सुधीर जी, आप एक अच्छी खासी नौकरी पर रहे हैं, आपने रिवर्स माइग्रेशन किया है और एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो मजबूरी में शायद अपना गांव घर छोड़ देते हैं, पहाड़ छोड़ देते हैं और वो चाहते हैं घर में रहना, लेकिन इतनी सारी समस्याएं होती है कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप वहां पर डटे हुए हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक प्रगतिशील किसान है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह के जब हमले होते हैं, इसमें मैं ना केवल गुलदार का हमला तो है ही, लेकिन जो एक किसान है, पहाड़ी किसान, जब हम हरेला गांव की बात करते हैं, तो वो जो ये बंदरों का और जंगली सुअरों का जो हमला होता है, जो खेती पर भी होता है, और जंगली सुअर तो इंसान के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं, कई बार उनसे भी मुठभेड़ हो जाती है। साथ ही साथ भालुओं से जो बहुत ज्यादा हम देखते हैं, हमारे चमोली क्षेत्र में भी इस तरह के बहुत किस्से होते हैं। तो ये जो जानवरों का आतंक है, चाहे वो गुलदार हो, चाहे इस तरह के जानवर हो, बंदर हो, भालू हो, सुअर हो, कितना मुश्किल आप लोगों के लिए होता है वहां पर रहकर काम कर पाना, और क्या आप उसको हल निकालने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं? अर्चना जी, ये बहुत मुश्किल है। अब बल्कि मैंने तो झेल रखा है। 16 फरवरी 2020 को जो है जंगली सुअर ने मुझे भी मारा था। 3 महीने तक बेड में रहा मैं। अच्छा हुआ कि वो टांग बिल्कुल अलग नहीं हुई। बहुत जोर से टांग पे मारा था उसने और उस दिन जो है बस किस्मत से बच गए थे। तो मैं खुद झेल चुका हूँ और बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप ये सोचिए कि एक किसान तन, मन, धन लगा के पूरा सब कुछ कर रहा है, खेती-बाड़ी कर रहा है और उसे एक दिन में 1 घंटे के लिए अगर 8-10 सुअर भी आ जाते हैं ना, पूरी तबाही मचा देते हैं, पूरी तबाही। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे सुअर का सबसे ज़्यादा बंदर, लंगूर, सुअर, ये 3 ऐसे हैं जो कि किसान की कमर तोड़ दी है जिसने। आज की डेट में जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो भी रही थी पलायन के बाद, तो कुछ लोग साहस कर भी रहे थे, तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, बंदर, सुअर वगैरह इनकी वजह से। और एक चीज़ है, एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं कि जैसे हमने खेत बंजर करना छोड़ा, खेत बंजर हुए, तो कहीं खाली जगह को भरने के लिए कुछ ना कुछ आती है, तो उसमें जंगली झाड़ी और जंगली जानवर आ गए। और जंगली जानवरों में ज्यादातर सुअर आया। सुअर आया तो यहाँ गुलदार जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आज की डेट में मेरे पास कल का वीडियो भी है, 1 हफ्ते पहले का वीडियो भी, लगातार 20-20, 25-25 सुअर जो है हमारे आसपास घूम रहे हैं। अब इन सुअरों को खाने वाला कौन है? गुलदार है। हमारे पास कोई सरकार की तरफ से कोई नीति,
कुछ नहीं है, वन्य नीति कुछ नहीं है कि किस तरह से इनको रोका जाए, किस तरह से बंजर खेत को आबाद किया जाए। अगर ये बंजर खेत थोड़ा सा आबाद होते, सरकार कुछ नहीं लोगों को प्रोत्साहित करती कि बंजर खेतों को आबाद करे। जब तक ये खेत आबाद थे तो मुझे मतलब आज से 20-25 साल पहले हमारे चारों तरफ सब खेत आबाद थे, तो कई सुअर नाम ही नहीं सुना था हमने कि सुअर पहाड़ों में सुअर होता है। जब प्लेन्स में जाते थे तभी सुअर दिखता था, लेकिन आज की डेट में उठते ही सबसे पहले हमें सुअर दिखता है। थोड़ा सा नजर ऊपर फेर दें तो पेड़ों में बंदर होते हैं। तो सरकार की कोई नीति नहीं है, और जब तक ये सुअर और बंदर सुअर ये हो, और विशेषकर अब तो गुलदार का तो भय इतना ज्यादा हो गया है कि बस लोग जो है उसके नाम से, हमारे गांव में जो है लोगों ने बकरियां बेच दी, जो अब उनका आय का साधन होता है। जो लड़के जो है कोरोना काल में बहुत लड़कों ने जो है गाय और बकरियां पाली थी, न जाने कितना नुकसान हुआ उनका। और ये नुकसान कहीं नोटिस नहीं है, कहीं ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे इधर जितने भी लोगों की बकरियां या उनकी बच्चियां वगैरह गुलदार ने मारी है, और हमने कहा भी, तो उनको सबसे बड़ा यही होता है कि फॉरेस्ट विभाग में जाना आना जाना, अब पता नहीं कितने साल बाद, उदाहरण के तौर पर अब तो शायद कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुआवजा बढ़ा दिया है। एक बकरी कम से कम 15-20 हजार रुपए, ये भेड़ जो है, भेड़ 15-20 हजार का बिकता, अगर गुलदार मारता है तो उसकी 3,000 रुपए जो है उसका मुआवजा राशि 3,000 रुपए थी। और वो 3,000 रुपए राशि भी जो है फॉरेस्ट विभाग में आना जाना और इतने टाइम बाद मिलता है कि आदमी सोचता है इससे अच्छा तो जो है हम रजिस्ट्री ना करवाए। अभी मैं और अनुपंत जी थे, हम एक जगह गए थे, उनकी 22 बकरियां जो है गुलदार ने मार दी थी, और साल भर होने का था, साल भर तक उनको पैसा ही नहीं मिला। न जाने कितनी बार उनके यहाँ फॉरेस्ट विभाग वाले आए, कितनी बार पौड़ी गए, कितनी बार टैक्स करके गए। वो कह रहे थे कि लगभग 10-15 हजार से ज्यादा तो उनका वैसे ही खर्चा आ गया। तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां बना करके एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग अब खेतों को बंजर होने दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे कि उन्हें आबाद करें। इसके बावजूद भी अगर कोई साहस कर रहा है और खेतों को आबाद कर रहा है, तो मुझे लगता है सरकार को, सभी लोगों को उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। बाकी स्थितियां बहुत विकट परिस्थितियां हैं जिनमें आदमी काम कर रहा है आज की डेट में। जी सुधीर जी, और जैसा हम आप बता रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर जमीन पे जुड़कर काम कर रहे हैं, तो वाकई में स्थितियां बहुत ही बुरी हैं। और क्योंकि ये जैसा आप बता रहे हैं, कई जगह रजिस्टर नहीं होती और इनका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, कोई प्रतिशत नहीं है, तो वो बात सामने आ भी नहीं पाती कि कितना नुकसान लोगों को हुआ है। जैसे जिन्होंने भी, युवाओं ने अगर कोशिश की तो एक गुलदार के डर के मारे, आतंक से, वो उसको आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। ऐसे में फिर हम पलायन रोकने की बात किस तरह से कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अनु जी, मैं आपसे जानना, जैसे अभी हम लोग इसकी भी बात कर रहे थे, कानूनों की, और अभी सुधीर जी ने भी जो जिक्र किया, मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी इस विषय पर, थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो थोड़ा सा एक जानकारी मिली कि अभी हाल ही में जो मुआवजा है, जो अगर कोई किसी की जान चली जाती है तो उसके परिवार को कुछ 4 लाख से बढ़ाकर अभी 6 लाख किया गया है, और जो जानवरों की मृत्यु पर भी वो मुआवजा भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। लेकिन जो पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो मैं आम जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, कितने सख्त कानून है कि जब तक कि बाघ बिल्कुल आपके घर में आकर हमला नहीं करता, आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते। अगर वो चला गया तो आप पीछे, मतलब बहुत ज्यादा कुछ आपके हाथों में कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी होता है, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, यदि उसको लगता है कि किसी पर्टिकुलर जानवर की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, तो वो ऑर्डर्स दे सकता है, कॉन्ट्ररी ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? देखिए, यूएस में और बाकी और जगहों पे आप देखेंगे तो हंटिंग सीजन होता है। अब वहां पे हंटिंग सीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोगों को तादाद जो है वो एक तरह से मेंटेन करनी है, और फिर वो अपने नंबर्स कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से सब कुछ जो है उनका ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा? हमारे यहाँ क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस आता है विदेश का। ये जो पेटा और इस तरह की संस्थाएं हैं ना, और जो हमारे यहाँ कुछ मंत्री बैठे हुए हैं या कुछ एमपीज बैठे हुए हैं जो जानवरों के बेसिस पे अपनी रोटियां खा रहे हैं, उनका सबसे पहला दाव ये रहता है कि भाई हमारे यहाँ पे जानवर मार दिया, शेर मार दिया, चीता मार दिया, ये तो बिल्कुल निर्दोष थे। अपने बच्चों को लाओ कभी हमारे गांव में, हम पूरा खर्चा निकालते हैं, पर वो वैसे ही स्कूल जाएंगे जिस तरीके से हमारे बच्चा स्कूल जाता है। रहोगे तुम उसी तरीके से जिस तरीके से हम रहते हैं। है इतनी हिम्मत? वो बड़े बड़े आलीशान घरों में एसी कमरे के अंदर बैठ के तो आपके डायलॉग्स दे देते हैं,
और ये जो फॉरेस्ट वाले हैं ये उनके बुक्स में अपने अच्छे नंबर बनाने हैं। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो वहीं से किताबें छपेंगी, वहीं से फंड्स आएंगे। ठीक है, ये किसकी सर्विस कर रहे हैं? ये हमारी सर्विस नहीं कर रहे। उत्तराखंड में अगर कुछ समय के लिए उत्तराखंड का ही कोई व्यक्ति ऑफिसर आ जाए तो शायद कुछ हद तक होगा। अरे भाई, मारेगा तो कम से कम छाव में तो शरीर को डालेगा हमारे। हमें तो धूप में मरता हुआ छोड़ जा रहे हैं। और देखिए, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कई आर्ग्यूमेंट्स जो ये देते हैं पब्लिक को हटा देने के लिए, बिल्कुल उधर से, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं इडियोटिक आर्ग्यूमेंट्स। मैं आज की डेट में उनको ये बोलता हूँ, इडियोटिक आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपको दिया जाएगा कि आपने तो जानवरों का एरिया छीन लिया। अजी, हमने छीना क्या? मेरा गांव 100 साल पहले जितनी जगह पे था उतनी ही जगह पर है। वो जंगल मैंने बसाया है जो मेरे गांव के ऊपर लगा हुआ है। सुधीर भाई का जो गांव है, जितने साल से जिस गांव से आए इस गांव में आए, चाहे 4 पुश्तों 5 पुश्तों पहले, वो गांव भी उधर ही है और ये गांव भी उधर ही है। हमने तो नहीं काटा कोई जंगल। हम जंगल से लकड़ी काटने जाते थे, लेकिन वो जंगल खत्म नहीं हुआ। किसने करा? जिसने करा उसको बोलो ना। रामनगर के आगे जो ये आपने रिजॉर्ट, सो कॉल्ड रिजॉर्ट्स बनाए, उसमें कितनी लकड़ी है उनको बोलो यार। हम लोग क्यों तड़पे? हम लोग क्यों भुगते हैं? वहां से जंगल खाली हुआ, यहाँ पे आया तो हम लोग भुगतेंगे। तो आप लोग भुगतो ना यार। आप लोग, हमारे गांव के जितने लोग हैं उसके हिसाब से जितनी उनकी जमीन है, उसके हिसाब से जितनी जमीन बनती है दे दो शहर में। दी थी ना आपने बाहर के जो गुजर आए थे, जिन्होंने जंगल में कब्जा किया है, उनको तो उठा के आपने देहरादून में दे दिए 2-2, 3-3 बीघा। मेरा आदमी जो वहां पे खेती करके कमा रहा है, देखिए मैं कर रहा हूं न्याय की बात, मैं कर रहा हूं अधिकार की बात, इसलिए बुरी लग सकती है किसी को, परंतु दिया क्या आपने? मेरा आदमी जो तड़प रहा है, जो टैक्स भी पे कर रहा है, जो फौज में भी जा रहा है, जो फौज में मर रहा है गोली खा के और यहाँ पे बच रहा है तो उसके बच्चे को खा रहा है गुलदार, यही कंडीशन है ना। इससे अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है। या मेरा आदमी या तो टीचिंग कर रहा है, वो अलग अलग जगहों पे अपना पढ़ाने जा रहा है, पीछे से बच्चे को बाघ खा गया। गोद में बच्चे को हाथ में ले जा रही महिला के हाथ से छीन के भाग ले गया। इससे ज्यादा दुर्दांत कंडीशन क्या हो सकती है? और इसके बाद भी आप ये कहते हैं नहीं जी, हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते पिंजरा लगाने की, या हम आपको जहर डालने की भी परमिशन नहीं दे सकते उस गाय के ऊपर जिसको उसने मारा। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप किसके लिए कानून बना रहे हैं? देखिए, फॉरेस्ट का कानून ठीक है, जानवर को बचाने के लिए बना है, लेकिन वो कानून जिसके अंतर्गत बना है वो तो ह्यूमंस के लिए बना है ना। वो तो मेरे लिए बना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी मेरी है, मैंने उसका अधिकार आपको दिया है। जंगल मेरी प्रॉपर्टी है, जानवर मेरी प्रॉपर्टी है, सब मेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैं उसको ढंग से समझ नहीं सकता, उस समझ से नहीं समझ सकता, बचाने की समझ से नहीं रख सकता, इसीलिए उसका अधिकार दे दिया गया फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट उसको देखेगा। लेकिन इन टोटलिटी तो देखिए ना, जब मैं मरना ही शुरू हो गया तो आप उसको बचा रहे हैं भाई। और आप बात करते हैं, दूसरा जो इडियोटिक एग्जांपल इनका है, ये कहते हैं कि झाड़ियां तो आपने ही होने दी अपने गांव के पास में। अरे भाई, पहले होते थे बच्चे, एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। हम दो, हमारे दो, बाकी हो फेंक दो, ये तो आप ही ने दिया ना डायलॉग। अब तो हमारे एक एक बच्चे हो रहे हैं ना, आप ही के कहने पे हो रहे हैं, क्योंकि आपको पॉपुलेशन वो नहीं करनी थी। ठीक है, आई अग्री टू इट, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। पहली बात तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिन जिन सभ्यताओं या जिन जिन बेसिस पे हो रहा है वो एक अलग बात है, उस मैटर पे कभी और डिस्कशन करेंगे। उसका पूरा सर काफी, हाँ वो काफी, सर मैं जो आपसे जानना चाह रही थी मेनली जो बात, मैं बस अपनी बात इस पे खत्म कर रहा हूं कि हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों की अब वहां पे पॉपुलेशन कम हो चुकी है, तो जितना बड़ा एरिया हम लोगों को जीने के लिए चाहिए, यानी मेरी खेती के लिए जितना बड़ा एरिया चाहिए ना, जैसे अगर मैं देहरादून में अगर अपनी चावल उगाता हूं, तो अगर मैं 10 नाली में उगा रहा हूं, मेरे परिवार के लिए पूरा हो रहा है, तो गांव में मुझे वो कम से कम 80 नाली में उगाना पड़ेगा। तो उतना बड़ा एरिया तो मुझे साफ चाहिए ना। तो सरकार भी तो मेरी है, ब्यूरोक्रेट्स भी मेरे ही हैं, तो वो उसमें मदद करें और अपनी फेंसिंग कर दें। एक बार फेंसिंग कर देते हैं, किसके? कैंपा के पैसे से फेंसिंग कर दे, जीडब्ल्यूजी के पैसे से फेंसिंग कर दे, जो जर्मन फंड आया था उससे फेंसिंग कर दें और साफ करवा दें। और उसके बाद मेरे रेजिडेंशियल एरिया में अगर आपका जानवर आता है तो मुझे उसे गोली मारने की परमिशन होनी चाहिए, मेरे रेजिडेंशियल एरिया, जैसा देहरादून में। ये आपके लिए रेजिडेंशियल है, गांव आपके लिए रेजिडेंशियल नहीं है। ये दोगलापन है जी। तो आपने वैसे लगभग सारी चीजें बता ही दी हैं, तो मैं वापस सुधीर जी के पास आ जाती हूँ। तो सुधीर जी, जैसे कि आपने खुद रिवर्स माइग्रेशन किया है, और उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र भी है, पिछले जब से राज्य बनने के बाद से अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 स्क्वायर हेक्टेयर, नहीं सॉरी 50,000 स्क्वायर हेक्टेयर के करीब वन क्षेत्र जो है वो घटा है, कम हुआ है। और पलायन की भी अगर हम बात करें तो ये सरकारी आंकड़े हैं कि 2018 से 2022 के बीच में ही
कुल 3.5 लाख लगभग लोगों ने पलायन किया है पहाड़ से मैदानी क्षेत्रों की तरफ। और ये तो सरकारी आंकड़े, तो हो सकता है जो संख्या उससे कहीं ज्यादा हो। और क्योंकि आपने खुद रिवर्स माइग्रेशन के आप वहां पर है, और जैसे आप बता भी रहे हैं कि गांव खाली हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है सर, ये जो हमले हैं जानवरों के, विशेषकर गुलदार के, जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं, ये कितने जिम्मेदार हैं इस पलायन के लिए? और अगर हम रिवर्स माइग्रेशन की बात करें, जो सरकार भी करती है, बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, उसके लिए इन हमलों को रोकना, इन जंगली जानवरों को, चाहे गुलदार हो, ये भालू हो, चाहे हमारे बंदर हो, सुअर हो, जो भी हो, इसको रोकना कितना जरूरी है? ये तो बहुत जरूरी है। गुलदार के हमले, बंदर, सुअर और जो भी हैं लंगूर वगैरह, ये तो रुकना ही चाहिए और ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा पहाड़ खाली हो रहा है, हमारे खेत बंजर हो रहे हैं, तो आज सबसे बड़ा कारण यही जंगली जानवर है। बिना जंगली जानवरों के जो है, जब ये जंगली जानवर नहीं थे तब खेती बाड़ी हो रही थी। मैं एक चारों तरफ से बंजर है, आज मैंने वो जालीनुमा सुरक्षा घेरबाड़ से उसे सुरक्षित कर दिया है, मैं वहां पे खेती कर रहा हूँ। वो खेती तभी हो पा रही है कि जब मैंने पूरा चारों तरफ से कम सुअर को रोक दिया है। लेकिन जहां पे ये सब कुछ नहीं रुक पा रहा है, न बंदर रुक पा रहा है, न लंगूर रुक पा रहा है, सुअर और गुलदार, तो वहां पे तो खेती करना बहुत मतलब असंभव ही है। और आज सबसे बड़ी चुनौती यही है। और मैं तो अगल बगल जहां भी जा रहा हूँ, सबसे पहले यही बात हो रही है कि सुअर को हटा दो। सुअर हट जाए तो शायद थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो जाए। सरकार को बार बार हमने न जाने कितने निवेदन दे दिए। जब ये घटना हुई थी 2021 के हमारे गांव में, और उसके बाद तो न जाने मेरे ये पोखड़ा ब्लॉक में सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं गुलदार की। तो तब हमने जो है 12 सूत्रीय एक मांग बनाई थी, जिसमें हमारा ये था कि अगर वन्य जीव और मानव का एक सह अस्तित्व तो है ही, उनकी भी जरूरत है, लेकिन उनकी जरूरत जंगल में है। उनकी जरूरत ये नहीं है कि वो हमारे ग्रामीण बस्ती में आ जाए। तो ग्रामीण उन्हें किसी भी तरह से जंगल तक रोकना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं सोच रही, नहीं कर रही है। हमारी 12 सूत्रीय मांगों पे मुझे लग रहा है केवल थोड़ा सा एक सुधार ये हुआ है कि थोड़ा मुआवजा राशि बढ़ा दी, लेकिन वो भी कुछ नहीं बढ़ी। पहले 3 लाख मिलता था, फिर 4 हुआ, अब 6 कर दिया उन्होंने, लेकिन ये 6 लाख भी कुछ नहीं है। फिर वही जानवरों का मुआवजा भी जो है कुछ ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा है। भाई आप ये बताएं ना, ये जो 6 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जब ये वहां काकी का जब देहांत हुआ तो उसके बाद तो इतना तो हमने उस समय करवाया ही था अलग अलग डिपार्टमेंट से। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स इतना दे ही रहे थे, इन्होंने उसको कंबाइन करके फिर वही बोल दिया कि हमने बढ़ा दिया। बढ़ाया कुछ नहीं, वो सारा कंबाइन करके दे दिया। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुधीर भाई, अगर आप अपने गांव में जो खेती मतलब ये पेड़ लगाते हैं ना, उन पेड़ों में जो खड्डे करते हैं, आप गड्ढे करते हैं, ठीक है, 1 साल में जितने पेड़ लगाते हैं उसमें कितने लाख का खर्चा आ जाता है? ये खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है। एक आदमी की पहाड़ में एक घर की दीवार, अगर आपका कमरा बन रहा है, घर बन रहा है, 2 कमरों का एक घर बन रहा है, किसी व्यक्ति को मार दिया, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको एक कमरा बनाना है अपना पहाड़ में कि भाई आराम से रह सके, बना लेगी क्या 6 लाख रुपए में? दादा मुझे एक बात बताइएगा। कहाँ, वही तो अब मेन जंग, सबसे बड़ी लड़ाई वही तो है हमारा। यह है कि कम से कम भाई, अगर आदमी का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, अगर कहीं सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो उसका कहीं लाखों रुपए बनता है, तो कम से कम 25 लाख रुपए दे दिया जाए, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दी जाए, ताकि सरकार को कुछ एहसास हो कि हाँ भाई कहीं नुकसान हुआ है, कि जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार तो पता नहीं, हमने जो है अर्चना जी, पूर्व मुख्यमंत्री से लेके इस मुख्यमंत्री तक, दोनों मुख्यमंत्री थे, हर एक वन अधिकारी, हर जितना भी राजनीतिक जितने भी थे मंत्री और पक्ष विपक्ष के दोनों को, हर एक को हमने ये 12 सूत्रीय मांग उनके हाथों में थमाई है कि ताकि कोई रिजल्ट निकले। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो तभी जो है हाई कोर्ट में आपको अगर ध्यान हो, हम लोग जब इस पूरे मिशन से आए थे, जब हम लोगों ने नुक्कड़ नाटिकाएं करी थी, उसके बाद में कोटद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उसमें ये सारे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। और आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि कोई भी सरकार जो है वो ये एनिमल अटैक नहीं रोक सकती। आर वी सीरियस? ये बोला गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते तो हम लोगों को हथियार उठाने की परमिशन दे दीजिए ना। क्लियर रहिए कि तुमको मरना है, अगर मरना है तो फिर हम जो है ये फिर सभ्यता नहीं माने, क्या करें? कोर्ट से आने में, डिसीजन में टाइम लग रहा है। हम जो चीजें हमको बोली जाती हैं कि आप नहीं बोल सकते, हम हैरानी यही है कि
हैरानी यही होती है कि जो आदमी की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए तो मतलब उसे रोकने के लिए तो सारे नियम कानून बन जाते हैं आदमी की पॉपुलेशन रोकने के लिए, लेकिन जंगली जानवर गुलदार की पॉपुलेशन रोकने के लिए, उसकी संख्या रोकने के लिए कोई नियम कानून ही नहीं बन पाता है। तो ये बहुत विडंबना है हमारे मैं तो ये भी इस बार कह रहा हूँ कि देखिए सीएम ने इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करे, ठीक है। वो ऑर्डर्स डिपार्टमेंट किस हद तक फॉलो कर रहा है ये ग्राउंड रियलिटी तो सुधीर भाई आप बता पाएंगे क्या? कहीं पे फेंसिंग, कहीं पे काउंटिंग, कहीं पे अरे हाँ, एक तो आपने बड़ा अच्छा आपके पास इंसिडेंस हुआ था, मुझे पता चला आपको एक लेटर लिखा गया था, वो तो मुझे लगता है कि सबको बताना चाहिए कि कि हम लोगों ने क्या किया है। जब गवर्नमेंट ने ये लिया कि भाई सेंसिटिव एरियाज में जाएंगे और उनसे पता करेंगे कि क्या क्या काम किया गया है, तो उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। तो कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए थे सुधीर भाई के पास, मुझे लगता है सुधीर भाई को वो स्टोरी नरेट करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि असलियत क्या है। तो अन्नू उसके बाद भी जो है हर हफ्ते मुझे लगभग अभी 15-20 दिन पहले भी फिर मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आया था, और ये आता रहता है ना। वो यही पूछते हैं कि आपका समाधान हो गया, आपको समाधान मिल गया। तो मेरा कहना वही होता है कि अगर खाकी ड्रेस में यहाँ पशुपालन और फॉरेस्ट विभाग वाला घूम जाता है तो वो जंगली जानवर जो है नहीं वो इंसिडेंट्स बताइए ताकि लोगों को पता चले कि किस चीज से बचना है। हाँ वो भी बता रहा हूँ। तो जंगली जानवर तो ये नहीं पहचानता ना कि ये कौन सी ड्रेस पहनी है, तो खुद उनके लिए ही सबसे ज्यादा खतरनाक हो रखा है। अभी बल्कि 2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए, हमारे गांव में फॉरेस्ट टीम आ रही थी और रास्ते में उन्हीं को गुलदार दिख गए, और एक नहीं 2-2 3-3 गुलदार दिखे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अगर आ भी रहे तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारी बार बार यही मांग है कि हमारा जो भी जितनी भी झाड़ी वगैरह है ना, कम से कम वो साफ कर दें। तो ये फॉरेस्ट विभाग ऐसा भी कुछ नहीं कर पा रहा है कि वो झाड़ियां वगैरह ये सब साफ करवाई जाए। अगर ये सब कुछ भी हो जाता, रास्ते साफ हो जाते, स्कूलों के रास्ते साफ हो जाते। मैं पढ़ रही थी कहीं पर तो ये जानकारी भी मिल रही थी, जैसे फेंसिंग भी अगर करवाई भी जाती है तो मेंटेन ही नहीं की जाती, करंट ही नहीं होता, तो बस एक बार लगा दी जाती है फॉर्मेलिटी के लिए, फिर वो टूट जाती है क्योंकि मेंटेन नहीं हो रही होती है। मैडम फेंसिंग नहीं है, आप डेटा निकालिएगा कि जो दीवार बनाई ना फॉरेस्ट ने, कई जगहों पे दीवारें बनाई है फॉरेस्ट ने जंगलों के अंदर में, वो दीवारें कैसे बनी है, कितना उसमें फंड लगा है, और वो दीवारें किससे किसको रोक रही हैं। और यही आपको फॉरेस्ट के कोई जो ईमानदार लोग हैं वो बता देंगे कि कितना कितने का घोटाला कराया इन लोगों ने। हम यही मांग कर रहे थे कि जो ये दीवार हो रही है, दीवार बजट खाने का एक आसान सा तरीका बन जाता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वहां पे जो है सबसे ज्यादा बजट खाने की गुंजाइश बन जाती है। तो हमने कहा जालीनुमा घेरबाड़ बन जाए। अगर चारों तरफ गांव को जो है कम से कम 8 फीट की जालीनुमा घेरबाड़ बन जाती है तो सबसे पहली गारंटी तो यह है कि वहां सुअर बिल्कुल ही नहीं जा सकता है ना, और फिर गुलदार का जो आम रास्ता है वो रुक जाता है। तो 2 चीजों से कम जो है इंसान और गांव बच सकते थे, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब कुछ है ही नहीं लगता है। विशेषकर विभाग समझना ही नहीं चाहता। और जैसा अनुपम ने ठीक कहा है कि अगर कोई अधिकारी ऐसा संवेदनशील हो, यहाँ से जुड़ा हुआ हो, तो उसे शायद कुछ एहसास भी होगा कि क्या नुकसान है, कितना नुकसान है। धरातलीय ज्ञान होगा कि हम किस तरह से सुअर को रोक सकते हैं, गुलदार को रोक सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा अधिकारी अभी उत्तराखंड के हमारे भाग्य में है नहीं। तो देखिए मैं 4 चीजें और इसमें जोड़ता हूँ। सुधीर भाई ने तो कहानी बताई नहीं, मैं पीछे पड़ा रहूंगा, सुधीर भाई वो कहानी बताएं। लेकिन मैं पहले नहीं वो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। मुझे आपको इनिशिएट दे दो, मैं इनिशिएट कर दूंगा, आप बता दीजिएगा। और मैं 4 पॉइंट्स लगातार हाँ मैं 4 पॉइंट्स ये बता देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉरेस्ट टेक्निकलिटीज, कानून की टेक्निकलिटीज बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स कुछ इस तरीके से उसको खेल दे रहे हैं कि हाँ हमने सरकार की भी बात मान ली और रास्ते में काम भी नहीं हुआ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहली चीज, क्योंकि जैसे ही आप उसके जैसे समझ लीजिए हंट का ऑर्डर दे देते हैं तो कोर्ट से वो हंट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपने ठीक तरीके से नहीं करा। तो पेपर वर्क किसने पूरा नहीं करा? डिपार्टमेंट ने। दूसरा, कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट आ रहा है, वो प्रोजेक्ट में सफाई का, झाड़ी की सफाई का, बैरिकेडिंग्स का, या जो तार बाड़ है उसको लगाने का कहाँ पे होगी, कैसे होगी, उसको निर्धारित कौन करेगा? डिपार्टमेंट करेगा ना। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट करेगा। किया अब तक इतने सालों में कितनी इन्वेस्टिगेशन कर ली? तीसरी बात, कितने जानवरों
की काउंटिंग कर ली इन्होंने कि कितने गुलदार हैं। फॉरेस्ट देखिए, रेंजर्स से मेरी बात हुई, कुछ रेंजर ने मेरे मुंह पे 2 चीजें बोली कि साहब हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है अंदर जाने की, विच आई अग्री, नहीं है, डीएफओ के पास भी नहीं है, पर जिसके पास है कह रहे थे हम वाइल्ड लाइफ उनसे बुलाएंगे और इनसे बुलाएंगे। किसी से बुलाया अभी तक? चलिए बुलाया आपने, अभी तक नहीं बुलाया ना। और रेंजर ने मुझे अपने मेरे मुंह पे दूसरे व्यक्ति को, जिसको मैं पैसे दिलवाने के लिए गया था, उसकी गाय मारी गई थी, उसको बोला ये तुम लोग अपनी गाय बाहर छोड़ देते हो, अगली बार से नहीं देंगे तुम्हें फंडिंग। ये मेरे सामने हुई है बात, उसको डराया जा रहा है, अगली बार से आएगा वो? क्यों आएगा वो? आप उसे धमका रहे हैं। तो मैंने उसके बाद उनको जब बोला है, मैंने कहा मैडम आप अगली बार भी देंगे, तीसरी बार भी देंगे, चौथी बार भी देंगे, क्योंकि जहां पे ये गाय मारी गई है वो मेरे खेत हैं, वो मेरा रेजिडेंशियल एरिया है जहां पे मारी जा रही है। तो कह रहे नहीं नहीं, हम लोगों को भी आगे जवाब देना पड़ता है। ये तो आपको ऊपर ऊपर की बात पता चल गई, सरकार ने तो वो पैसा दिया है, डिपार्टमेंट उसको किस तरीके से देख रहा है ना, वो देखना आवश्यक है। और ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए कानूनी बात अलग है, वो कोर्ट में हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज में 2 चीजें इस समय आवश्यक है। एक, जो भी इस मुहिम में जुड़ रहा है ना, वो सड़क पे उसको जुड़ना पड़ेगा, उसको घर घर जाके लोगों को चेताना पड़ेगा। हम जो मैं भी कर रहा हूं अभी आपके साथ में, ये भी फ्रूटफुल नहीं है। तो जो भी इस तरह की हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, उन्हें सड़क पे आना पड़ेगा, नहीं तो इस पर्टिकुलर मिशन में जो लड़ाई चल रही है, हम इसमें क्रैडल नहीं कर सकते बाकी के लोगों को, जिनके, क्योंकि अब ये युद्ध है, ये लड़ाई है, इसमें अच्छी भावना को क्रैडल नहीं कर सकते हम कि हाँ नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, घर पे हैं तो फिर घर पे रहिए। अगर बचना है या बचाना है ना, अगर आपका भाईबंद कोई गया है, मेरा दोस्त गया है, तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, मुझे हर एक के घर में जाओ। वो काकी जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, मेरा जब बेटा हुआ था तो उसके लिए सबसे भाई औरों ने बोला था कि शहद आंखों में डालना, वो काकी एक छोटी सी शीशी में मेरे लिए शहद लाई थी, पैसे मिलने, उसने कहा ना मेरा बेटा और रखा। क्या रिलेशन था? मेरे पे तो वो उधार है ना, हम पे वो उधार है, रहेगा। ये सड़क पे आना आवश्यक है। कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, मौत को मौत की तरह किया जाना चाहिए। और सुधीर भाई, वो वाली स्टोरी ये थी कि आपके पास आए थे, आपने कंप्लेंट डाली थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक चीज बोली थी कि भाई ये पता करो कि इनकी उसका समाधान हो चुका है, तो वो आपसे लिखवा के कुछ और ले गए थे। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। हाँ, वो ये चाह रहे थे कि आप, हम जो गश्त मार रहे हैं, कि आपका समाधान में क्या लिखना है, कि कोई गश्त मार रहे हैं, तो मैंने ये लिखा था, मैंने ये कहा था कि हाँ आपकी गश्त बराबर है, लेकिन हमें समाधान नहीं मिल रहा है। गुलदार आपकी गश्त से जो है यहाँ आना बंद नहीं कर रहा है। उन्होंने कैमरे लगाए तो कैमरे में भी गुलदार दिख रहा है, उनके आने जाते जो समय भी गुलदार दिख रहा है, तो उसका कोई समाधान नहीं था। तो वो एक ऐसी बात हुई थी। पर अर्चना जी, मैं इस समय धाद और मतलब जितने भी लोग हैं, जो भी दर्शक हैं, उनसे एक विनती ये करना चाहूंगा कि आप लोग अपने क्षेत्र के, विशेषकर अपने कम से कम अपने गांव का, अभी तक मवेशियों का जितना नुकसान हुआ, मवेशी मतलब जानवर, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, बछिया, बैल, जितना भी नुकसान हुआ है, वो कम से कम वो उसे नोट कर दें, क्योंकि ये नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और सरकार के पास अगर जो भी आंकड़े होंगे, जो भी नुकसान होगा, वो केवल इंसान तक ही सीमित है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास ये सारे आंकड़े, जो कि लोगों ने रजिस्टर ही नहीं करवाए, लोगों से बस ईमानदारी से लोग अपना नुकसान, जैसे मेरे गांव में ही जो है, न जाने कितनी बकरियां और गाय वगैरह ये सब गुलदार मार चुका है अभी तक, है ना। ये सारे रजिस्टर हो जाए, जैसे मैंने अपने गांव का करवाया, ऐसे हर आदमी अपने गांव का करवाए, तो ये जो आंकड़ा है ना, ये इतना बड़ा चौंकाने वाला होगा कि बहुत ही ज्यादा। तो जितने भी दर्शक है, वो एक ये उनसे निवेदन है कि वो अपने गांव में, अपने आसपास में लोगों को जरूर ये समझाएं कि जो भी नुकसान हुआ है, ताकि हमारे पास एक आंकड़ा तो बन जाए। कल अगर मुआवजा देने की बात होती है, विभाग और सरकार ये सब कुछ तैयार हो जाता है, तो उन लोगों का जिनका कुत्ते का नुकसान हुआ है, गाय का, बछिया का, बैल का, खच्चर का, जिसका भी जो भी नुकसान हुआ है, कम से कम उनको वो मुआवजा मिल जाए। एक मेरी भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी है बिल्कुल सर, एक आंकलन जी, मैं अभी वापस सर आपके पास ही आ रही हूँ अनु जी। तो आंकलन भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आंकलन किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि एक अंदाजा तो हो कि कितना नुकसान हो रहा है। अभी सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं और सिर्फ जो मनुष्य मारे जा रहे हैं सिर्फ उनकी गिनती हो रही है, जबकि जो हम वैसे नुकसान देखें तो जानवरों के, क्योंकि वो भी एक जीव है, वो भी एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन, एक आंकलन होना बहुत जरूरी है। और मैं साथ ही भी बताना चाहूंगी कि हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अजय भदोला जी हैं और देवेंद्र नेगी जी हैं, वो भी किसान हैं, हमारे साथ पहाड़ से जुड़े हुए, सतपुली मल्ला से।
और नीना रावत जी जुड़ी हैं, सौरभ अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, भगवती द्विवेदी जी हैं, गोविंद नौटियाल जी हैं, विजय भूषण जी हैं, शंकर ढोंडियाल जी भी हैं। और विजय भूषण जी ने तो ये भी बताया कि आज सुबह उनके खेत में भी गुलदार ने एक बकरी को मारा है। तो कितनी जटिल समस्या हर किसी के सामने है। और ये पाली चौबट्टा खाल से वो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो जी संगीता भोगुना जी हमारे साथ हैं, शंकर ढोंडियाल जी हैं, और भी कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ये वो हैं जिन्होंने कमेंट किया है और साथ जुड़े हैं, इनका बहुत आभार। और अनु नेगी जी, अभी इतनी सारी बातें हम लोगों ने की, अब क्योंकि समय भी कम है, हम थोड़ा सा वाइंड अप भी करेंगे। लेकिन चलते चलते जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो एक लिविंग विद द लेपर्ड्स करके जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो मैंने जैसे शुरू में भी बताया, ये जो पूरी समस्या है सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बहुत सारे राज्य और विशेषकर महाराष्ट्र, जब मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। गुलदार के जो हमलों का आंकड़ा है, जो जंगली जानवरों के द्वारा मारे गए लोगों का जो आंकड़ा था पिछले कुछ वर्षों का, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है पिछले काफी समय से। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। तो महाराष्ट्र का ये प्रोजेक्ट है लिविंग विद द लेपर्ड्स, जिसे 2015 में उत्तराखंड वन विभाग और शासन की तरफ से वहां टीम भेजी गई और काफी उसको समझा गया कि अच्छा किस तरह से प्रोजेक्ट, और यहाँ लाकर उसको गुलदार के दगड़िया करके चलाया गया, जो कि हालांकि बहुत सक्सेस नहीं हुआ। टिहरी के अगर हम आंकड़े छोड़ दे तो टिहरी में कहीं कुछ फर्क थोड़ा देखने को मिला है, लेकिन बाकी पौड़ी में तो बहुत ज्यादा केस, जी बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा मतलब हो नहीं पाया। ये झूठ है जी। मैं सर मैं पूरा क्वेश्चन एक बार खत्म कर लूं, फिर आप ही से ये सवाल है मेरा। तो इसमें जो हम लोगों ने भी मांगे भी रखी है मांग पत्र में, जो सर ने भी बताया कि 12 सूत्रीय मांगे हैं, या हमने धात की तरफ से भी उन्हीं मांगों को लेकर एक मांग पत्र जारी किया, जिसमें वही झाड़ियों के कटान को लेकर बातचीत है और जो उसको लेकर, तो वही सारी चीजें उस प्रोजेक्ट में भी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हुआ, या जो लोगों को, जो आम वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको एक ट्रेनिंग देने की बात होती है उस प्रोजेक्ट में, जहां पे उनको ये सिखाया बताया जाता है कि इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी है तो कैसे की उस हमले को कैसे रोक सकते हैं प्री अलर्ट होकर, और जो कॉलर लगाने की बात हो रही थी जानवरों की, ये सब बातें उस प्रोजेक्ट में है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है तो वो क्यों ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, कि महाराष्ट्र में तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं मिल पाए? कहीं नहीं मिल रहे मैडम। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। पहली बात, महाराष्ट्र का जो भौगोलिक आधार है ना, वो दूसरा है। वो वैसे ही अटैक है जैसे कि आपके यूपी में अटैक हो रहे हैं। ठीक है, यूपी में भी जानवर हमारे यहाँ कहीं जाके मार रहा है वहां पे, लेकिन वहां पे क्या है, प्लेनर एरिया है, वहां की झाड़ियां, लंबी लंबी झाड़ियां जो हैं, वो जो खुश्की हैं, वो उसकी काटेंगे, और उसके आसपास वो लोग ज्यादातर रहते नहीं है, तो जो मैक्सिमम एरिया है ना, वो बच जाता है। जो उस तरफ जा रहा है उसको अटैक, मतलब उसके लिए खतरा है। मेरा तो पहाड़ के अंदर है ना, मेरे घरों में आ रहा है, मेरे घरों में अटैक हो रहा है। अब समझिए डिफरेंस है। दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि वहां से उठा के ले आए यहाँ पे प्रोजेक्ट, अरे जब भौगोलिक जो पूरा सिस्टम है वो ही दूसरा है, तो तुम कहां से उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दोगे? बस एक लॉजिकल चीज जो है वो है कि झाड़ियों का कटान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर झाड़ियों का कटान करेगा तो वो सड़क पे दिखेगा, जमीन पे दिखेगा, उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, उसका पैसा देना पड़ेगा, वो पता चलेगा कि किस किसको कहां से दिया। हम लोगों ने जो डिमांड रखी थी पहले, हमने बोला था प्रधानों के तहत मत कराइए, आप वहां पे टीम्स करिए, इनिशिएट कीजिए टीम्स, उनको सैलरी बेसिस पे रखिए, एक्सपेरिमेंटल एरियाज बनाइए, क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए, करिए। 2-3 साल के अंदर ये सारी चीजें जो हैं अपना आप हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जो हम फिर से बात करते हैं ना, पैसा, वो पैसा जो है वो आपके पास आएगा, काम करने वाले के पास आएगा। ये ऐसा अब नहीं कर सकते ना कि लिंटाना घास बताया कि लिंटाना घास जी हमने पूरी क्लीन कर दी, पूरे करोड़ों का बजट सेट कर दिया, हमने बहुत काम किया। कहां किया? जंगल के अंदर किया, जाओ देख लो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। जहां लिंटाना कहां क्लियर करनी थी आपको जंगल के बाहर की साइड में करनी थी, उन जगहों पे थोड़ी ना करनी थी। रेड जोन ऑरेंज जोन जो कि जानवर के एक्चुअली रहने का एरिया, वहां पे नहीं करनी थी। वहां पे इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि उसको वहां पे ऐसी फोकस्ड एरिया चाहिए जहां पे कि खरगोश भी छुपे, बाकी सारी चीजें छुपे, उसको खाना मिले। आपने जंगल से बाहर जितनी लिंटाना रख दी, सारी घासें रख दी हैं, क्योंकि वैसे में तो आपने जंगल के अंदर भी साफ नहीं करी। तो क्या है कि आदमी, उसके लिए आसान खाना है, वो बाहर आके छुप जाता है। वंस एन एनिमल बिकम्स कंफर्टेबल, जैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़ी सी ठंड लगने पे कंबल ओढ़ के सोने में, तो हर बार आप उसी तरीके से सोएंगे, उसी तरीके से जानवर भी कंफर्टेबल हो जाता है अपने खाने को किसी प्रकार से हासिल करने में। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि वी एट दिस पॉइंट इन टाइम, हम लोग गांव के लोग इस टाइम पे लॉजिकल लैंड में हैं इस फाइट में। ये पहली बार ऐसा है कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद में शायद ये पहला ऐसी फाइट है जिसमें हम लोग लॉजिकल एंड में हैं। और आपके माध्यम से लोगों से सिर्फ एक विनती है कि ये जो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स डिपार्टमेंट दे रहा है, इस टाइम पे गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है ये आर्ग्यूमेंट्स,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट इस टाइम पे पब्लिक के साथ आके काम करने की बात कर रही है, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ बीच में हमारे पास एक पर्टिकुलर कांटा है, जब ये आर्गुमेंट्स देता है इस तरीके के कि आपने जंगल काट दिए या आपने अपने यहाँ का खेती छोड़ दी, तो उसमें सिंपल सा आपको जवाब देना है कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको सैलरी हम इस चीज की दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कम हो गए हैं वहां पे, पर जायदाद तो मेरी है ना। आई हैव द राइट टू लाइफ एंड आई हैव द राइट टू एंजॉय माई प्रॉपर्टी, दीज टू राइट्स। इफ योर एनिमल वॉज नॉट देयर, अगर आपका जानवर वहां नहीं होता तो मैं जब भी मेरे पास पैसा आता मैं वो झाड़ियां साफ करवा लेता, लेकिन ये दोनों राइट्स जो हैं मेरे हैं, आपने उसको भंग किया है, आपके जानवर ने भंग किया है। बंदूक उठानी है तो उठाओ। ये आपके माध्यम से मैं इस इंफॉर्मेशन को आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं। आवाज आपकी चली गई है। जी, क्योंकि हमारे पास समय का भी थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सार्थक ये चर्चा रही है। एक अच्छी समझ हम लोगों की बनी है, विशेषकर वो साथी जो इस मुद्दे से बहुत ज्यादा जानते हैं। हम सभी हैं कि हमले हो रहे हैं, हम सब उस आए दिन अखबारों में वो खबरें भी पढ़ते हैं, हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारे गांव पहाड़ में भी ऐसा हो रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है और किस तरह से पूरा एक स्ट्रगल उस वहां का चल रहा है, आज उसके बारे में भी हमने एक समझ बनाई। ये समझना भी जरूरी है कि वन्य जीवों का रहना भी जरूरी है और मनुष्य का भी रहना जरूरी है, और कहीं ना कहीं दोनों को सामंजस्य बनाकर वन्य जीव वन में रहें और जो आम मनुष्य है, जो पहाड़िया है, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो अगर गांव में है वो अपने क्षेत्र में रहें। लेकिन गुलदार अगर उनके घर से आकर, उनके खेत से आकर उनके बच्चे, उनके मवेशियों को ले जाएगा तो आवाज उठाना लाजमी और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई किया जाना भी जरूरी है। लेकिन एक सामंजस्य बनाना भी जरूरी है कि हम भी रहे, वन्य जीव भी रहें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते चलते अंत में सुधीर सुंद्रियाल जी, समाधान क्या है? बहुत संक्षिप्त में मैं सर चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि समाधान है इस सारी समस्या का? सरकार की एक ढंग की वन्य जीव नीति बने, जिसमें सरकार को ये करे कि किसी भी तरह से हमें वन को जो जंगली जीव है उन्हें जंगल तक ही सीमित रखना है, ग्रामीण बस्तियों में ना आए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा खेतों को, बंजर खेतों को आबाद करवाने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने ये देखा है जब खेत आबाद होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो दायरा अपने आप बढ़ता जाता है। जब खेत आज की डेट में खेत जो है, जो गांव की साग सगोड़ियां होती थी, जो घर के पास के खेत थे, वहां तक बंजर जब फैल गया है तो जंगली जानवरों को जंगल और बंजर खेतों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो गांव तक आ गए हैं। तो इन खेतों को किसी भी तरह से सरकार जो है खेत को आय का साधन बनवाए, उत्पादकता का साधन बनाए, उसके लिए बंजर खेतों को आबाद करवाए और एक अच्छी वन्य जीव नीति आए जिसमें कि गुलदार को जो है बहुत दूर, ग्रामीण बस्ती से दूर करवाया जाए। गुलदार, सुअर, जितने भी ये जानवर है, समाधान यही है कि हमारी 12 सूत्रीय जो मांग है, अगर सरकार उस पर ईमानदारी से काम कर दे तो मुझे लगता है ये 12 सूत्रीय मांग केवल वन्य जीवों के विरोध में ही नहीं है, उनको संरक्षित करने के लिए भी ये 12 सूत्रीय मांग है। उसमें हमारा ये भी था कि हाँ, जो वनाग्नि हो रही है, ये लगातार हर जगह आग लगाई जा रही है, तो इस आग से जो है वन्य जीव के जो उनका रहने का स्थान है उस पर असर पड़ रहा है, तो उस ये आग लगाने वालों को भी जो है रोका जाए ताकि वन्य जीव सुरक्षित अपने जंगलों में रह सके, और जो इंसान है उसे भी अपने ग्रामीण, अपने जो ग्रामीण बस्ती है, अपने गांव है, उनमें सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाए। जहां ज्यादा संवेदनशील जगह है, फिलहाल तो जो एकदम से तुरंत जरूरत है, जंगली झाड़ियों को हटवाया जाए, चाहे मनरेगा के तहत। अब मनरेगा क्या, फॉरेस्ट विभाग में तो बहुत सारा पैसा आता है, तो जंगली झाड़ियां हटाई जाए, कुकाट के पेड़ हटवाए जाए, और ज्यादा संवेदनशील जगहों में ग्राम सुरक्षा घेर बाड़ बनवाई जाए। 8-8 फीट की जालीनुमा घेर बाड़ बहुत सस्ते में बन जाती है, ज्यादा पैसा लगता नहीं है, और कॉलर आईडी वगैरह लगाई जाए। आज हर एक के पास स्मार्टफोन है, मुझे पता चल जाए कि मेरे आसपास गुलदार है, गुलदार की गिनती करवाई जाए ताकि ये पता चले कि भाई कितने बड़े क्षेत्र में जो है कितने गुलदार से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारे कार्य, विशेषकर 12 सूत्रीय मांग जो है आज सब लोगों के सामने है, अगर इन पे ढंग से सरकार ईमानदारी से काम करे तो मुझे लगता है समाधान की ओर हम बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर। अनु जी। जी, मैं बिल्कुल सुधीर भाई से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ
जो 12 सूत्री मांग है, खासकर जो हमारी पहले दिन से मांग थी, लोगों को ये भी समझना होगा कि उत्तराखंड के लोगों के द्वारा जो मांग दी गई थी, उसमें उन्होंने पैसा नहीं मांगा, वो हम लोगों ने जोड़ा है, जो ये मुआवजे की बात करी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें मांगी थी। एक, हमारे खेतों में जो पेड़ है, उनको काटने की हमको परमिशन दे दी जाए, ताकि हम जो छोटे-छोटे खेत हैं, उनको बड़ा बना के उसके ऊपर खेती कर लें। दूसरा, जंगली झाड़ी साफ करने में हमको मदद मांग दी जाए। ये गुहार मांग रहे थे, गुहार मांगते-मांगते कई लोग मर लिए। जो सेंसिटिव एरिया है, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, उसकी तार-बाड़ हो जाए। सुअर, जो कांटे वाली तार-बाड़ होती है, अगर सुअर के एक बार लगता है, जैसे कि उसकी मुंह पे लगता है, तो अपना रास्ता बदलता है, ये उसका बेसिकली वो उसी तरीके से चलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी जो भी हमारे यहाँ पर ये है, जो एरियाज बनाए गए हैं, उसमें या तो कोई ना कोई रिवॉर्ड, क्योंकि देखिए सरकार के दोनों काम है। सरकार ये भी चाह रही थी कि खेती का उत्पादन भी बढ़े, और सरकार ये भी चाह रही थी कि बंजर खेत जो है वो भी खत्म हो, राइट, और साथ साथ में उसको जानवरों से भी बचाना है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर वो असिमिलेट कर लेती है और एक साथ में एक्सपेरिमेंटल एरियाज बना के, खासकर सेंसिटिव जोन से शुरू करके अगर इस काम को आगे करती है, तो क्यों नहीं, इसमें रेजोल्यूशन होने बहुत आसान है। उसके बाद में आप रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दोनों ही रख सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपकी झाड़ियां साफ नहीं हुई हैं, अगर हमने एक बार साफ कर दी पूरा का पूरा एरिया, वैसी स्थिति आप हमेशा नहीं कर रहे हैं, तो प्रधान को या जो बाकी के लोग हैं उनमें जो आप फंड्स देते हैं उसको आप कम कर लीजिए, पनिशमेंट्स के तहत आप उसको मेंटेन करिए। ये कई जगहों पे इसी तरीके से काम होता है। आप डिसिप्लिन करना आप ही का काम है ना भाई, सरकार का काम है जो सबसे पहला, गवर्नमेंट का किसी का भी, वो किसी भी जगह की नीति और नियत को, लोगों की नियत को भी ठीक करना होता है, तो उसको करें। और ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मैं तो अभी भी बोलूंगा कि ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है ना बॉस, तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को ताक पे रख के। अब डरना छोड़िए, उनसे बोलिए कि ये सारे काम मेरे यहाँ पे होने चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बताएं। और अगर वो नहीं करते हैं तो हम सब लोग एक साथ होकर उनके ऊपर फोकस करके प्रेशर बनाएं। जी बिल्कुल, तो एकजुट होना होगा, तभी गुलदार बाघ, जो जंगली जानवर है, वो जंगलों में खुशहाल रहेंगे, और जो आम आदमी है वो अपने घर खेतों में खुशहाल रहेगा, अपनी सीमा में खुशहाल रहेगा। कहीं ना कहीं उदासीनता है, सरकारों की उदासीनता है, विभागों की, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। जानवर भी परेशान है, वो भी शिकार हो रहा है, आम आदमी भी परेशान है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान निकालने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आज का वो समय है जब हम आए दिन ऐसे केस देख रहे हैं, और हाल फिलहाल के कुछ महीनों में तो बहुत ज्यादा इस तरह के केस बढ़े हैं, जहां पर गुलदार बिल्कुल घर से बच्चों को, महिलाओं को उठाकर ले जा रहा है। और जो हरेला गांव का हमारा सपना है कि खुशहाल गांव बनाया जाए, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इस तरह के जंगली जानवरों के हमले कम ना हो और बिल्कुल मिनिमम ना हो जाएं। तो बहुत धन्यवाद अनु जी आपका, बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े और इस बहुत ही सार्थक चर्चा में आपने अपना सहयोग दिया। और जितने भी कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, सभी का यही कहना है कि बहुत सार्थक चर्चा रही है, उन्हें बहुत सारी जानकारी भी इससे प्राप्त हुई है, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं धात की ओर से करते रहेंगे। एक बार फिर से आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी।